स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि जेडीयू ज्वाइन करते ही निशांत का बड़ा बयान, कहा पिता के काम को बढ़ाऊंगा आगे। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने फाइनली जेडीयू का दामन थाम लिया है, यानी कि राजनीति में एंट्री कर ली है। यह बहुत दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे। खुद जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं द्वारा यह बयान दिया जा रहा था कि निशांत कुमार को पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन अब फाइनली निशांत कुमार ने पार्टी ज्वाइन कर लिया है, जेडीयू का दामन थाम लिया है। जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार ने पहली बार खुल करके बयान दिया है और कहा कि वह अपने पिता नीतीश कुमार के रास्ते पर चल करके जनता के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीति में आने का मकसद सिर्फ सेवा करना है, ना कि पद पाना। जहां उनके इस बयान के बाद पार्टी के अंदर और फिर बाहर दोनों जगह चर्चा तेज हो गई है। निशांत कुमार ने कहा है कि उन्होंने बचपन से ही अपने पिता को जनता के लिए काम करते देखा है और अब वह भी उसी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं। उन्होंने लोगों का विश्वास जीतने की बात भी कही है और कहा कि वे धीरे धीरे जनता के बीच जाएंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि निशांत कुमार की सक्रियता आने वाले समय में जेडीयू की राजनीति को नई दिशा दे सकती है। फिलहाल पार्टी के नेता भी उन्हें लेकर के काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। मंच से ही ऐलान, जेडीयू में आते ही एक्शन में दिखे निशांत कुमार। जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से ही कहा कि अब वो बिहार के विकास के लिए काम करेंगे और जनता के बीच जाकर के उनकी समस्याएं समझाएंगे। उनके इस बयान को पार्टी के भविष्य से जोड़ करके देखा जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में नीतीश कुमार के फैसले की तारीफ की है और कहा है कि बिहार में जो बदलाव हुआ है उसे आगे बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को राजनीति में आगे आकर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर फंसा पेच, कांग्रेस की चुप्पी से बड़ा सस्पेंस। जब बिहार राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है, खबर है कि एक सीट पर मुकाबला करा हो सकता है और कांग्रेस की चुप्पी ने स्थिति को और उलझा दिया है। आरजेडी को समर्थन को लेकर के भी साफ तस्वीर नहीं आई है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि अगर विश्वास पूरी तरह से एकजुट नहीं हुआ तो फिर एनडीए को फायदा मिल सकता है। जहाँ इसी वजह से सभी दल अपने अपने स्तर पर बातचीत में लगे हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ये सीट चुनाव का सबसे दिलचस्प मुकाबला बन सकती है। आने वाले दिनों में किसे समर्थन मिलेगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। निशांत कुमार की इंटरव्यू को जेडीयू ने बताया नया सूर्योदय, नेताओं ने जताई उम्मीद। जी हां, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने के बाद पार्टी के नेताओं ने इसे नया सूर्योदय बताया है। जहां उनका कहना है कि इससे संगठन में नई ताकत आएगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जहां पार्टी नेताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार ने हमेशा से विकास की राजनीति की है और अब नई पीढ़ी भी उसी रास्ते पर चलेगी। यह निशांत के आने से युवाओं को भी पार्टी से जुड़ने का मौका मिलेगा। जहां राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह बदलाव आने वाले समय में जेडीयू की रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है। 4 लेन सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, नेपाल जाने का रास्ता होगा आसान। जब बिहार की एक महत्वपूर्ण 4 लेन सड़क परियोजना का रास्ता साफ हो गया है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इस सड़क के बनने से सीमावर्ती इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और नेपाल आने जाने में भी सुविधा होगी। सरकार का कहना है कि ये परियोजना व्यापार और फिर यात्रा दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अधिकारियों के अनुसार सड़क बनने से कई जिलों के बीच संपर्क बेहतर होगा और समय की भी बचत होगी। जब लंबे समय से इस परियोजना का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब जरूरी मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू होने की तैयारी है। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बनने से इलाके का विकास तेज होगा। सरकार ने निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विवाद पर सख्ती, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट, ममता सरकार पर सवाल। जहां पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़े विवाद के बाद मामला गर्मा गया है। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था ठीक नहीं थी, जिसको लेकर के केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई है और गृह मंत्रालय ने पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई और फिर सुविधाओं की कमी को लेकर के सवाल उठे हैं। इसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और फिर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरने शुरू कर दी है। जहां पर गृह मंत्रालय ने अधिकारियों से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके। इस मुद्दे पर केंद्र और फिर राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। कॉपी जांच में देरी,
आधी से कम कॉपियां ही जांची जा सकी। जब बिहार बोर्ड की परीक्षा के बाद कॉपी जांच का काम धीमी गति से चल रहा है। जानकारी के मुताबिक अभी तक 50% कॉपियों की भी जांच पूरी नहीं हो सकी है, जहां मुख्य वजह परीक्षकों की कमी बताई जा रही है, जिससे रिजल्ट आने में देरी हो सकती है। जहां शिक्षा विभाग ने इस स्थिति को गंभीर माना है और जल्द से जल्द कॉपी जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त परीक्षक लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि काम तेज हो सके। यह छात्रों और फिर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि रिजल्ट में देरी होने से आगे की पढ़ाई और फिर एडमिशन पर असर पड़ सकता है। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि जल्द स्थिति सामान्य होगी। संवैधानिक नियम से नहीं बदलेगा सीएम, अभी नीतीश ही रहेंगे मुख्यमंत्री। जी हां, बिहार की राजनीति में चल रही अटकलों के बीच कहा जा रहा है कि फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। संविधान के नियमों के अनुसार कुछ प्रक्रियाओं के बिना तुरंत परिवर्तन संभव नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार के ही मुख्यमंत्री बने रहने की बात कही जा रही है। राजनीतिक गलियारों में नए मुख्यमंत्री को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन जानकारों का कहना है कि अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें तुरंत बदलाव हो सके। इसी कारण सरकार पहले की तरह ही काम करती रहेगी। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी जारी है और फिर अलग अलग दल अपनी अपनी बात कह रहे हैं। आने वाले समय में स्थिति साफ होने की उम्मीद है। कोडिंग से राजनीति तक निशांत कुमार को लेकर के बड़ी दिलचस्पी। जहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने के बाद लोगों की दिलचस्पी उनके बारे में बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि वे पढ़ाई में काफ़ी अच्छे रहे हैं और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना है। जहाँ उनके करीबी लोगों का कहना है कि निशांत कुमार शांत स्वभाव के हैं और हमेशा चर्चा से दूर रहे हैं, लेकिन अब पार्टी में आने के बाद वे सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। उनकी एंट्री को जेडीयू में नई पीढ़ी के आगमन के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर उन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो फिर आने वाले समय में वे पार्टी के बड़े नेता बन सकते हैं। फिलहाल उनकी गतिविधियों पर सबकी नजर बनी हुई है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? सियासी चर्चाओं में कई नाम सामने। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। कई खबरों में दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में नेतृत्व बदल सकता है और नए चेहरे को मौका मिल सकता है। इसको लेकर के अलग अलग दलों के नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगातार बैठकों और फिर बयानों से राजनीतिक माहौल गर्म है। कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भाजपा नई रणनीति पर काम कर रही है, जिससे सियासत में बड़ा बदलाव हो सकता है। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जब तक आधिकारिक फैसला नहीं आता तब तक इन चर्चाओं को अटकल ही माना जाएगा। या फिर भी बिहार की राजनीति इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। अमेरिका इजराइल पर बड़ी खबर, रूस भी आया अब ईरान के साथ। जी हां, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद अब रूस भी खुलकर के सामने आ गया है। रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून कमजोर होता जा रहा है और बड़े देश अपनी ताकत के बल पर फैसले ले रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों की बैठक बुलाने की मांग की। रूस का कहना है कि मौजूदा हालात पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर समय रहते बातचीत नहीं हुई तो फिर ये तनाव बड़े युद्ध में बदल सकता है। इसी कारण रूस ने P5 देशों यानी कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और फिर ब्रिटेन के बीच तुरंत बैठक कराने की बात कही गई है, ताकि हालात को काबू में किया जा सके। वहीं पर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये विवाद और बढ़ा तो फिर इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और फिर सुरक्षा पर पड़ेगा। जब तेल की कीमत, व्यापार और फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध सभी प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए दुनिया की नज़र अब इस बैठक पर टिकी हुई है कि आगे क्या फैसला लिया जाता है। आधार में गलती तो बंद हो सकता है बैंक खाता और सिम, सुधारने का आखिरी मौका। दरअसल आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी गलत होने पर लोगों को बड़ी परेशानी हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आधार में नाम, जन्मतिथि या फिर अन्य जरूरी जानकारी गलत है तो फिर खाता, सिम कार्ड और फिर सरकारी योजनाओं का लाभ बंद हो सकता है। इसीलिए समय रहते गलती सुधारने की सलाह दी गई है। जब सरकार की ओर से कहा गया है कि आधार को कई सेवाओं से जोड़ा गया है, इसलिए गलत जानकारी देने पर होने पर सत्यापन में दिक्कत आती है। या कई मामलों में लोगों का बैंक खाता बंद हो गया है या फिर मोबाइल सिम बंद हो गया, क्योंकि आधार की जानकारी सही नहीं थी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आधार केंद्र या फिर ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी ठीक कर लें। अगर समय पर सुधार नहीं किया गया तो फिर आगे परेशानी हो सकती है और बाद में सुधार का मौका मिलना भी मुश्किल हो सकता है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने पीएम मोदी से मांगा इस्तीफा। अमेरिका को लेकर के उठाए सवाल। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर दी है। जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और फिर अमेरिका से जुड़े हुए मामलों का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। जहां उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। जहां आर.के. सिंह ने कहा है कि देश के विदेश नीति और फिर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सरकार को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ फैसलों से भारत की स्थिति कमजोर दिख रही है, इसीलिए सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है। जहां इस बयान के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ऐसे बयान राजनीति में परिणत होते हैं, जबकि विपक्ष इसे सरकार की नीतियों पर बड़ा सवाल बता रहा है। इस मुद्दे को लेकर के आने वाले दिनों में और बयानबाजी होने की संभावना है। ईरान इजराइल युद्ध का असर, कच्चे तेल के दाम बढ़े तो महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। जहां ईरान इजराइल और फिर अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब तेल बाजार पर दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत तेजी से बढ़ रही है और विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। जहां रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य पूर्व से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है और युद्ध की वजह से सप्लाई पर खतरा बढ़ गया है। जहां कई विश्लेषकों का कहना है कि तेल $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है, जिससे भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि फिलहाल सरकार कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रही है ताकि आम लोगों पर अचानक बोझ ना पड़े, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो फिर आने वाले समय में पेट्रोल डीजल और फिर गैस के दाम बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार से जुड़ी अनसुनी कहानी, लालू के फैसले पर भी रहे थे चुप। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति से जुड़ी एक पुरानी कहानी फिर से चर्चा में आ गई है। जब बताया जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब लालू प्रसाद यादव ने ऐसा फैसला लिया था जिसे नीतीश कुमार खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस समय खुल करके विरोध नहीं किया। उस दौर में दोनों नेता एक ही राजनीतिक धारा से जुड़े हुए थे और फिर साथ काम कर रहे थे। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि उस समय बिहार की राजनीति में कई बड़े बदलाव हो रहे थे और फिर पार्टी के अंदर मतभेद भी थे। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने धैर्य रखा और फिर सही समय का इंतजार किया। बाद में हालात बदले और फिर उन्होंने अलग रास्ता अपनाया। इसके बाद उनकी अलग पहचान बनी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार की राजनीति की खास बात यह रही है कि वे जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते हैं, या सही समय आने पर ही कदम उठाते हैं। यही वजह है कि कई उतार चढ़ाव के बाद भी वे लंबे समय तक बिहार की राजनीति के केंद्र में बने रहे और आज भी उन्हें सबसे अनुभवी नेता में गिने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की मां की टिप्पणी से बड़ा विवाद, रवि किशन ने जताई नाराजगी। दरअसल बात यह है कि बिहार के अररिया जिला के रहने वाले अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के एक बयान से विवाद बढ़ गया है। जहां अररिया के रहने वाले मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो बयान दिया, उसको लेकर के मामला बढ़ गया है। जब प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान के सामने आने के बाद कई नेताओं ने नाराजगी जताई और इसे गलत बताया। भोजपुरी अभिनेता और सांसद रवि किशन ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीति में विरोध होना अलग बात है, लेकिन किसी के परिवार के बारे में अपमानजनक बात करना गलत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से लोगों की मानसिकता साफ दिखाई देती है। इस मामले में बिहार से जुड़ा नाम सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर के बहस तेज हो गई है और कई लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, बड़ी सियासी चर्चा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच अभिनेता और फिर नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की राजनीति में जो कुछ हो रहा है वे काफी महत्वपूर्ण है और इसका असर आगे भी देखने को मिलेगा। जहां उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि नीतीश कुमार लंबे समय से राजनीति के बड़े नेता रहे हैं और उनका हर फैसला सोच समझ करके लिया जाता है, इसीलिए राज्यसभा जाने की चर्चा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने इशारा किया है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब बड़े नेता इस तरह के बयान देते हैं तो फिर इसका मतलब होता है कि अंदर खाने कुछ चल रहा है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासी हलचल लगातार बढ़ रही है। भारत के पास 25 करोड़ बैरल तेल का भंडार, संकट में कितने दिन चलेगा देश। दरअसल ईरान और इजराइल एशिया के तनाव के बीच तेल की कीमतों को लेकर की चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के पास करीब 25 करोड़ बैरल
कच्चे तेल का भंडार मौजूद है, जिससे कुछ समय तक ज़रूरत पूरी की जा सकती है। जब सरकार ने आपात स्थिति के लिए बैकअप प्लान भी तैयार रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चलता है और तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो फिर भारत को अपने भंडार का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जब भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हालात का सीधा असर यहाँ पड़ता है। वहीं पर सरकार का कहना है कि फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रणनीतिक भंडार और फिर दूसरे देशों से आयात की व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन अगर संकट बढ़ता है तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम पर असर पड़ सकता है। बिहार में महिलाओं के लिए नई सुविधा, 11 वन स्टॉप सेंटर और फिर पिंक बस सेवा शुरू। जब बिहार सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और फिर सुविधा के लिए नई पहल शुरू कर दी है। जब बिहार में 11 नए वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं, जहां पर महिलाओं को एक ही जगह पर मदद, कानूनी सलाह और फिर सुरक्षा से जुड़ी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पिंक बस सेवा भी शुरू की गई है, जिससे महिलाओं को सुरक्षित यात्रा की सुविधा दी जाएगी। वहीं पर सरकार की ओर से कहा गया है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और फिर सुरक्षित बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कार्यक्रम के दौरान 10 महिलाओं को उनके अच्छे काम के लिए बिहार अपराजित सम्मान भी दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन योजनाओं से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे बिना डर के काम कर सकेंगी। जब सरकार आगे भी महिला सुरक्षा और फिर रोजगार से जुड़ी योजनाएं शुरू करने की तैयारी में है। बिहार राज्यसभा चुनाव में बड़ा सस्पेंस, कांग्रेस की चुप्पी से बड़ी आरजेडी की चिंता। जब बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बार एक सीट पर मुकाबले की स्थिति बन रही है और सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के रुख को लेकर के हो रही है। कांग्रेस की चुप्पी के कारण यह साफ नहीं हो पा रहा है कि वे आरजेडी का समर्थन करेगी या फिर नहीं, जिससे विपक्ष के अंदर ही असमंजस की स्थिति बन गई है। सूत्रों के अनुसार आरजेडी चाहती है कि विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस अभी तक खुल करके सामने नहीं आई है। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में ये सवाल रहा है कि आखिर कांग्रेस समर्थन देने में संकोच क्यों कर रही है। अगर कांग्रेस साथ नहीं आती है तो फिर चुनाव का समीकरण बदल सकता है। जी हाँ, विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में संख्या बल सबसे अहम होता है। ऐसे में छोटी सी राजनीतिक चाल भी नतीजा बदल सकती है। इसीलिए सभी दल अंतिम समय तक अपनी रणनीति छिपा करके चल रहे हैं और फिर यही कारण है कि सस्पेंस लगातार बना हुआ है। जेडीयू दफ्तर में मारपीट पर संजय झा का बयान, बोले विपक्ष के भेजे लोग कर रहे हैं बदनाम। दरअसल बात है कि जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय झा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को बदनाम करने के लिए विपक्ष की तरफ से कुछ लोगों को भेजा गया था, जिन्होंने जानबूझ करके हंगामा किया है। संजय झा ने कहा कि जेडीयू एक अनुशासित पार्टी है और इस तरह की घटना सामान्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष चाहता है कि पार्टी के अंदर विवाद दिखे ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है और विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। गठबंधन राजनीति के मास्टर माने जाते हैं नीतीश कुमार, बदलती रही सरकार लेकिन सीएम वही। यह बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को गठबंधन राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। जब पिछले कई सालों में बिहार में कई बार सरकार बदली है, गठबंधन टूटे हैं और फिर नए बने हैं, लेकिन हर बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में सफल रहे। यही वजह है कि उन्हें राजनीति का सबसे अनुभवी नेता कहा जाता है। वहीं पर नीतीश कुमार ने कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, लेकिन हर बार उन्होंने अपने राजनीतिक संतुलन को बनाए रखा। उनके फैसलों ने कई बार पूरे देश की राजनीति को भी चौंकाया और फिर बिहार की दिशा बदल दी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनकी रणनीति और फिर समय के अनुसार फैसला लेने की क्षमता है। इसी कारण लंबे समय तक सत्ता में बने रहना उनके लिए संभव हो पाया है। 2 दशकों का नीतीश युग समाप्त, सुशासन और विकास के नाम से बनी पहचान। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में पिछले करीब 20 साल से कई लोग नीतीश कुमार युग के नाम से, नीतीश युग के नाम से जानते हैं। इस दौरान राज्य में सड़क, शिक्षा, बिजली और फिर कानून व्यवस्था जैसे कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार ने सुशासन और फिर विकास को मुख्य मुद्दा बना करके काम करने की बात कही है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में कई योजनाएं शुरू की गई, जिनका उद्देश्य गाँव और फिर शहर दोनों जगह विकास करना था। खास करके सड़कों का निर्माण, स्कूलों की संख्या बढ़ाना और फिर महिलाओं को सशक्त बनाने की योजनाओं को सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जाता है। हालांकि उनके लंबे कार्यकाल में कई बार राजनीतिक विवाद भी हुए, लेकिन उनके बावजूद भी वे लगातार सत्ता में बने रहे। इसी वजह से बिहार की राजनीति में उनका नाम सबसे प्रभावशाली नेताओं में लिया जाता है।
रसोई गैस सिलेंडर के नियमों में बड़ा बदलाव, बुकिंग से पहले जान ले नई गाइडलाइन। दरअसल बात है कि रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के सरकार ने कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं जिनका असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। जहां अब गैस सिलेंडर बुक करने से पहले ग्राहकों को नई गाइडलाइन का पालन करना होगा। बताया जा रहा है कि ये बदलाव सिस्टम को पारदर्शी बनाने और फर्जी बुकिंग को रोकने के लिए किया गया है। नए नियम के अनुसार गैस कनेक्शन से जुड़ी जानकारी सही होना जरूरी होगा। आधार लिंक, मोबाइल नंबर अपडेट और फिर सही KYC जैसी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य बताया गया है। अगर जानकारी गलत पाई जाती है तो फिर सिलेंडर बुकिंग में परेशानी हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य सही लोगों तक गैस सुविधा पहुंचाना है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट कर लें ताकि आगे किसी तरह की समस्या न हो। 1 अप्रैल से बदलेंगे जमीन रजिस्ट्री के नियम, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जान ले ये कानून। दरअसल बात है कि जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े नियमों में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को और सख्त बनाने का फैसला किया है ताकि फर्जीवाड़ा और विवाद कम हो सके। नए नियम लागू होने के बाद जमीन खरीदने वालों को पहले से ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। यह बताया जा रहा है कि अब जमीन की सही जाँच, दस्तावेज सत्यापन और फिर ऑनलाइन रिकॉर्ड मिलान को अनिवार्य किया जाएगा। अगर कागज़ों में गड़बड़ी मिली तो फिर रजिस्ट्री तक रुक सकती है। इससे गलत तरीके से ज़मीन बेचने या फिर खरीदने के मामलों पर रोक लगेगी। अधिकारियों का कहना है कि नए नियम लागू होने से लोगों को सुरक्षित तरीके से ज़मीन खरीदने में मदद मिलेगी, लेकिन इसलिए जो लोग प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं उन्हें पहले पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। निशांत की राजनीति में इंटरी पर आरजेडी का बड़ा हमला, कहा पहले ही हो चुकी थी भविष्यवाणी। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चाओं के बीच आरजेडी ने बड़ा बयान दिया है। जब पार्टी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ये पहले से तय था और तेजस्वी यादव ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। आरजेडी का कहना है कि जो लोग पहले परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे अब वही अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और जेडीयू की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। यह राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में ये मुद्दा और बड़ा हो सकता है क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन और फिर नए चेहरे की चर्चा पहले से ही चल रही है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है। मार्च तक पूरा करें जरूरी काम, नहीं तो बंद हो सकता है मुफ्त राशन। जी हां, राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। बताया गया है कि 31 मार्च तक जरूरी दस्तावेज अपडेट नहीं कराए तो फिर मुफ्त राशन बंद हो सकता है। सरकार ने सभी लाभार्थियों को समय रहते हुए प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है। जानकारी के मुताबिक राशन कार्ड को आधार से लिंक करना और फिर परिवार के सदस्यों का सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है। जिन लोगों का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा उनका नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद सिर्फ सही लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाना है, इसलिए सभी कार्ड धारकों को आखिरी तारीख से पहले अपना काम पूरा करने को कहा गया है। जेडीयू ज्वाइन करते ही निशांत कुमार ने मंदिर और मजार जाकर के दिया संदेश, नीतीश की राह पर चलने की चर्चा। जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार ने मंदिर में दर्शन करने और फिर मजार पर चादर चढ़ाने के बाद सियासी हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है। इसे उनके पिता नीतीश कुमार की राजनीति की शैली से जोड़ करके देखा जा रहा है क्योंकि नीतीश भी हमेशा सामाजिक और फिर धार्मिक संतुलन की बात करते रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह कदम एक संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है कि निशांत भी समावेशी राजनीति की राह पर चलना चाहते हैं। वहीं पर जेडीयू के नेताओं ने भी इसे सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि पार्टी की विचारधारा सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की है। निशांत की एंट्री के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और फिर माना जा रहा है कि आने वाले समय में उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। फिलहाल उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। क्या सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा? अब इस खबर को लेकर के बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का बयान सामने आया है और यह बयान बीजेपी के कद्दावर नेता नित्यानंद राय का है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जो भी खबरें चल रही है वह खबर गलत है, इस तरह खबर नहीं चलना चाहिए। जी हाँ, यानी कि उनका साफ साफ कहना है कि यह अफवाह है, ये ऐसा कुछ है ही नहीं प्रस्ताव में। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी बनाया जाएगा। इस दावे के बाद सियासत भी तेज हो गई है, लेकिन अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस पूरे मामले पर स्पष्ट बयान देते हुए इन खबरों को पूरी तरह से अफवाह बताया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर के नया केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की
चर्चा को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसी कोई भी योजना केंद्र सरकार के पास नहीं है और इस तरह की खबरें पूरी तरह से तथ्यहीन है। नित्यानंद राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात पूरी तरह से अफवाह है या इसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस तरह की धार्मिक खबरों पर भरोसा न करें। दरअसल ये विवाद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के एक ट्वीट के बाद शुरू हुआ था, जब पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि भाजपा एक बड़ी राजनीतिक रणनीति के तहत बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर के नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना बना रही है। उनके अनुसार इस प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेश में बिहार के सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिले शामिल किए जा सकते हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज और दिनाजपुर जैसे जिलों को भी इसमें जोड़े जाने की बात कही गई थी। यहाँ तक कि पप्पू यादव ने अपने बयान में यह भी आरोप लगाया था कि इसके लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करवाने और बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश की जा सकती है। जब उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी और सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर के बहस तेज हो गई थी। हम भी खबर चलाए थे। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इन सभी दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव के ट्वीट को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीमांचल क्षेत्र लंबे समय से विकास और प्रशासनिक उपेक्षा जैसे मुद्दों को लेकर के चर्चा में रहा है। ऐसे में जब भी अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात आती है तो फिर ये तुरंत राजनीतिक बहस का विषय बन जाती है। यह फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से साफ कर दिया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल के जिलों को मिलाकर के नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोई योजना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी अपील की गई है कि अफवाहों से बचें और किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले सत्यता की जरूर जांच कर लें। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कोचाधामन के एआईएमआईएम विधायक सरवर आलम एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार मामला आधार कार्ड बनाने के नाम पर पैसे लेने की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत मिलने के बाद विधायक सरवर आलम ने अचानक डाकघर पहुंचकर के निरीक्षण किया, जहां पर पोस्ट मास्टर और डाटा ऑपरेटर से उनकी तीखी बहस हो गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम विधायक सरवर आलम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक डाकघर में पोस्ट मास्टर और डाटा ऑपरेटर पर नाराजगी जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार विधायक को क्षेत्र के लोगों से शिकायत मिली थी कि आधार कार्ड बनाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। इसी शिकायत के बाद उन्होंने मामले की सच्चाई जानने के लिए अचानक डाकघर का औचक निरीक्षण करने का फैसला किया। जब विधायक डाकघर पहुंचे तो वहां का नजारा देख करके वे नाराज हो गए। बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान डाकघर बंद पाया गया, जबकि पोस्ट मास्टर अपनी निजी दुकान से काम करते हुए दिखाई दिए। इस स्थिति को देख करके विधायक ने तुरंत पोस्ट मास्टर से जवाब मांगा और अपनी नाराजगी जाहिर की। वायरल वीडियो में विधायक सरवर आलम ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्हें शिकायत मिली है कि आधार कार्ड बनाने के नाम पर लोगों से लगभग 200 रुपए तक के लिए जा रहे हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद डाटा ऑपरेटर से भी इस बारे में सवाल किया। हालांकि डाटा ऑपरेटर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि आधार कार्ड बनाने के लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और वे नियमों के अनुसार ही काम कर रहे हैं। इस दौरान विधायक सरवर आलम और डाटा ऑपरेटर के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। वीडियो में विधायक ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है तो फिर विभाग को लिखित में दे दिया जाए कि ये काम नहीं किया जा सकता। ये पहली बार नहीं है जब विधायक सरवर आलम का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे सड़क निर्माण कार्य को लेकर के एक कर्मी से नाराज होते हुए दिखाई दिए थे। फिलहाल डाकघर में हुए इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इस मामले को लेकर के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोग विधायक की कार्रवाई को जनता के हित में बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनके व्यवहार को लेकर के सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक डाक विभाग की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वायरल वीडियो के बाद ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, नीतीश कुमार किशनगंज आ रहे हैं। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 मार्च को किशनगंज आएंगे। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार
समृद्धि यात्रा के तहत किशनगंज आने वाले हैं। इस दौरान ठाकुरगंज में उनका कार्यक्रम होने वाला है। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए जिलाधिकारी और फिर पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करके तैयारियों और फिर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। जब हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से डिटेल से, उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्तावित दौरे को लेकर के प्रशासन की तैयारियां तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री 11 मार्च को अपने समृद्धि यात्रा के तहत किशनगंज पहुंचेंगे और ठाकुरगंज क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के इस संभावित दौरे को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। जब रविवार को जिलाधिकारी विशाल राज और फिर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने अधिकारियों की टीम के साथ ठाकुरगंज क्षेत्र के कई स्थानों का निरीक्षण दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा और फिर प्रशासनिक व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। यह कार्यक्रम स्थल पर पुलिस बल की तैनाती, यातायात व्यवस्था, मंच निर्माण और फिर अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर के भी अधिकारियों ने विस्तार से चर्चा की है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का दौरा पहले 7 मार्च को निर्धारित किया गया था, लेकिन राज्यसभा नामांकन की प्रक्रिया के कारण कार्यक्रम की तिथि बदल दी गई थी। अब नई तिथि, नई डेट, नई तारीख के अनुसार 11 मार्च को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय किया गया है और जिला प्रशासन उसी के अनुसार तैयारियां कर रहे हैं। या वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा के तहत बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से वे विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और नए परियोजनाओं की घोषणा भी कर रहे हैं। यह किशनगंज में भी मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक गोपाल अग्रवाल के नेतृत्व में कई स्थानों पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ठाकुरगंज के पावर ग्रिड और चुरली क्षेत्र में होने की संभावना जताई जा रही है। जहां स्थानीय एनडीए नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के दौरे से जिले को कई विकास योजनाओं की सौगात मिल सकती है। खास तौर पर ठाकुरगंज क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। वहीं पर स्थानीय लोगों और फिर जनप्रतिनिधियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अपने इस दौरे के दौरान मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर इससे न केवल ठाकुरगंज बल्कि पूरे सीमांचल क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा लाभ मिल सकता है। फिलहाल प्रशासन मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के हर पहलू पर तैयारियां कर रहा है ताकि कार्यक्रम सफल और फिर व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के जिले में राजनीतिक और फिर प्रशासनिक हलचल भी तेज हो गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार की नई सरकार में मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग जोर पकड़ रही है। एनडीए सरकार में मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की मांग की जा रही है। हालांकि इस मांग पर कितना अमल हो पाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस चर्चा के केंद्र में जेडीयू के नेता और मंत्री मोहम्मद जमा खान का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि जमा खान को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, तभी समझा जाएगा कि मुस्लिमों के लिए इस सरकार कुछ करने वाली है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे, इस पूरी डिटेल्स। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर के नई सरकार को लेकर के सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में राज्य में नई राजनीतिक व्यवस्था बन सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री भाजपा से और फिर उप मुख्यमंत्री जेडीयू से हो सकते हैं। इस बीच ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि एनडीए की संभावित नई सरकार में एक मुस्लिम नेता को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके लिए जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू नेता और वर्तमान में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान का नाम चर्चा में है। मोहम्मद जमा खान बिहार विधानसभा के चैनपुर सीट से विधायक हैं और वे जेडीयू के एकमात्र मुस्लिम विधायक माने जाते हैं। उनके नाम को लेकर के राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से किसी भी पद को लेकर के कोई घोषणा नहीं की गई है। जब इस मुद्दे पर मंत्री जमा खान से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी कहने से परहेज किया है। उन्होंने केवल इतना कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशों का पालन करेंगे। जमा खान 2 बार से चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। जेडीयू में शामिल होने से पहले वे बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे। जब जेडीयू में आने के बाद उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। जहां स्थानीय जेडीयू नेताओं और फिर समर्थकों का कहना है कि यदि मोहम्मद जमा खान को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर इससे पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं के बीच मजबूती मिल सकती है। कुछ नेताओं का मानना है
है कि इससे सीमांचल और फिर अन्य इलाकों में भी जेडीयू को राजनीतिक लाभ मिल सकता है। जी हाँ, वहीं पर कैमूर के जेडीयू नेताओं का कहना है कि मोहम्मद जमा खान ने अपने क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए हैं और उनकी छवि एक सक्रिय नेता की रही है। जहाँ उनका मानना है कि यदि उन्हें राज्य स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो फिर क्षेत्र के विकास को और गति मिल सकती है। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि फिलहाल उप मुख्यमंत्री पद को लेकर के अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा। जहां कुछ चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि भविष्य में जेडीयू से किसी अन्य नेता को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। फिलहाल बिहार की राजनीति में संभावित बदलाव को लेकर के चर्चाओं का दौर जारी है। आने वाले दिनों में नई सरकार के गठन और फिर उसमें नेताओं की भूमिका को लेकर की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा होगा, यह आने वाला वक्त ही बता पाएगा। इस बीच खबर सामने ये आई है कि आज 8 मार्च को सम्राट चौधरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अकेले में मुलाकात करेंगे। इस बैठक को आगामी चुनावी और फिर बिहार की राजनीतिक रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में इन दिनों तेजी से बदलते घटनाक्रमों के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार सम्राट चौधरी 8 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। जब पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात आगामी चुनाव की रणनीति और संगठनात्मक तैयारी को लेकर के महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों नेता पश्चिम बंगाल की बागडोगरा क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को भाजपा के राजनीतिक अभियान के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के सार्वजनिक बैठकों के जरिए भाजपा पूर्वी भारत के राज्यों में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ सम्राट चौधरी की राजनीतिक छवि को भी मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है। इस बीच बिहार की राजनीति में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर लिया। राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होने वाले हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की आज जेडीयू में एंट्री होने वाली है। जी हाँ, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी राजनीति में आज आधिकारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। जब कहा जाता है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को अब उनके बेटे निशांत कुमार ही आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं वही संभालेंगे। हालांकि वे इसमें कितने सक्सेस होते हैं ये तो खैर आने वाला वक्त ही देखा जाएगा, लेकिन अभी राजनीतिक अपडेट यही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। जेडीयू सांसद संजय झा ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार रविवार को जेडीयू में शामिल होंगे और सोमवार से पार्टी के लिए काम भी शुरू कर देंगे। इस खबर के बाद बिहार की सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में जल्द ही एक नया चेहरा सक्रिय भूमिका में नजर आ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो अब तक राजनीति से दूरी बनाए हुए थे, अब जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की राजनीति में औपचारिक रूप से प्रवेश करने जा रहे हैं। जेडीयू सांसद संजय झा ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में हाल ही में विधानमंडल की बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में पार्टी के कई नेता ने निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग रखी। संजय झा के अनुसार पार्टी नेताओं की इस मांग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने बताया है कि रविवार को निशांत कुमार औपचारिक रूप से जेडीयू में शामिल हो जाएंगे और अगले दिन सोमवार से ही पार्टी के कामकाज में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर देंगे। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक बिहार के विकास के लिए काम किया है, जब उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली और फिर राज्य को नई दिशा देने का काम किया। उनके अनुसार नीतीश कुमार का राजनीतिक अनुभव और फिर योगदान किसी भी पद से कहीं ज्यादा बड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर के किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। संजय झा के मुताबिक मुख्यमंत्री का रोल बदल रहा है, लेकिन वे बिहार की राजनीति और फिर विकास कार्यों से जुड़े रहेंगे। उन्होंने बताया है कि राज्यसभा सत्र के दौरान नीतीश कुमार कुछ समय दिल्ली में रह सकते हैं, लेकिन वे बिहार में भी सक्रिय रह करके विकास कार्यों की निगरानी करेंगे और सुझाव देते रहेंगे। अब निशांत कुमार की भविष्य की भूमिका को लेकर के पूछे गए सवाल पर संजय झा ने कहा कि फिलहाल ये तय नहीं है कि वे सरकार में कोई पद संभालेंगे या नहीं। उनके अनुसार आने वाले समय में पार्टी नेतृत्व ये तय करेगी कि निशांत कुमार को किस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इस बीच जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया है कि वे पार्टी और फिर सरकार दोनों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। जो उन्होंने ये भी बताया है कि पार्टी के कई नेताओं ने ये मांग रखी थी कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाया जाए। अब जब ये फैसला हो गया है तो फिर आने वाले दिनों में जेडीयू की राजनीति में नई गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि निशांत कुमार को किस भूमिका में देखा जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी फैसला नहीं लिया है कि निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर उसको उप मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री दिया जाएगा या फिर पार्टी में कोई पद दिया जाएगा। ये खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।